राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वैसे तो एक सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उसमें कई मंत्री होते हैं, कहीं कहीं उप मुख्यमंत्री भी होते हैं और सबके पास अपने अपने विभागों का, मंत्रालयों का बंटवारा होता है। लेकिन फिर भी सरकार का चेहरा होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव भी लड़ा जाता है और कामकाज का हिसाब भी मुख्यमंत्री से मांगा जाता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री, जब उसके ऊपर सरकार के चेहरा होने की जिम्मेदारी है, तो उसके पास अधिकार भी ज्यादा हों। ऐसे में महाराष्ट्र में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वीटो पावर आ चुकी है। वो सुपर पावर्ड सीएम बन गए हैं अब, जिसके बाद उनके पास ऐसी शक्तियां आ चुकी हैं जिससे महाराष्ट्र में जो कई पावर सेंटर बनते हुए दिख रहे थे, वो अब जुड़कर एक हो जाएगा। महाराष्ट्र में वैसे तो महायुति की सरकार है और गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा उसके पास विधायक भी है और ऐसे भी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा साथ में शिंदे की पार्टी है और एनसीपी है, जिसका नेतृत्व अजीत पवार कर रहे थे। अब जो है वो सुनेत्रा पवार कर रही है। इस गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के मंत्री बनाए गए हैं, सबको मौका दिया गया है और उन सब का नेतृत्व करते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी आ रही थी जो महाराष्ट्र की सरकार बनने के बाद देखा गया कि भले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन शिंदे की पार्टी और एनसीपी की पार्टी से जो मंत्री बने हैं, वो नेता मुख्यमंत्री से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रमुख की सुनते हैं। यानी कि उनके लिए मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी का प्रमुख है। ये सभी मंत्रियों का हाल नहीं था, लेकिन कुछ का रवैया ये देखने को मिला। कुछ फैसले भी पलटने पड़े, जिसके कारण नुकसान ना तो शिंदे को हुआ, ना अजीत पवार, ना सुनेत्रा पवार, नुकसान हुआ देवेंद्र फडणवीस को। सवाल उठे फडणवीस के ऊपर। तो अब महाराष्ट्र सरकार में एक बदलाव हुआ है। इसके तहत कुछ नए नियम बनाए गए हैं। ये नए नियम है महाराष्ट्र शासकीय कार्य नियमावली 2026, जो 14 अगस्त को लागू किया गया। इस नियम के तहत मुख्यमंत्री को ये पावर दे दी गई है कि वो किसी भी मंत्री के फैसले को पलट सकते हैं और मुख्यमंत्री उस संबंधित मंत्री से रिपोर्ट लेकर समीक्षा भी कर सकते हैं किसी भी फैसले की। ये नियम 51 साल बाद बदला है। 1975 के पुराने नियम में बदलाव किया गया 2026 में और मुख्यमंत्री की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। 75 साल बाद ये बदलाव करने की, 51 साल बाद ये बदलाव करने की आखिर क्यों सोची? आखिर क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री की शक्तियां इतनी बढ़ानी पड़ी? इसकी दो वजह है। एक तो मौजूदा हालात क्या है, किस तरह से गठबंधन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। दूसरी बात, एक फैसला कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ था, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार ने इस पर विचार किया और फैसला तब का है जब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे 2022 का। एकनाथ शिंदे ने सहकारिता मंत्री अतुल सावे के एक फैसले पर रोक लगा दी थी। फैसला था चंद्रपुर जिला सहकारिता बैंक में भर्ती को लेकर, जिस पर एकनाथ शिंदे ने रोक लगा दी। फिर एकनाथ शिंदे की इस रोक को कोर्ट में चैलेंज किया गया। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के सामने पहुंचा। उसमें कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला दिया। एकनाथ शिंदे की रोक पर कोर्ट ने रोक लगा दी, यानी कि शिंदे के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि जो मौजूदा नियम है वो ये नहीं कहते, उसमें इस तरह से कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि मुख्यमंत्री किसी दूसरे मंत्री के फैसले पर ये रोक लगा सकते हैं या फिर उसकी समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि कानून में स्पष्टता ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि मुख्यमंत्री के पास किसी मंत्री के फैसले को रोकने का, समीक्षा करने का अधिकार है। अब वो रोक लगा दे, मंत्री उस पर कोई आपत्ति ना जताए तो एक बात अलग है, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये इस बात का स्पेस है कि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के फैसले को, इस पर रोक लगाने के फैसले को चैलेंज कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। अब इससे मुख्यमंत्री की शक्तियों को, मुख्यमंत्री के ओहदे को भी चुनौती मिलती है। तो जब ये 2023 के फैसले को देखा तो उसके बाद मंथन शुरू हुआ कि इसमें बदलाव करना चाहिए, वरना ये मुश्किल हो सकता है, खासतौर से गठबंधन की सरकार में। बीजेपी ने इस पर विचार किया और बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद इसकी जरूरत और बढ़ गई। जालना खरीपुर परियोजना, जो 900 करोड़ की परियोजना थी, ये शिंदे सरकार में इस पर फैसला लिया गया था, लेकिन इसके टेंडर में
और इसके दूसरी प्रक्रियाओं में इतनी गड़बड़ियां पाई गई कि इसे शिवसेना यूबीटी ने भी मुद्दा बना लिया, दबाव बढ़ने लगा और जब मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत भी पहुंची, उन्होंने भी इसकी थोड़ी बहुत जांच की, तो पता चला कि गड़बड़ियां हैं, इस पर रोक लगाई गई। ऐसे ही कुछ एक मंत्री रहे जो खास तौर से शुरुआती दौर में जो अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड देने नहीं आते थे, 100 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देने नहीं आते थे, और कई मंत्री जो हैं वो उटपटांग बयान दे देते हैं। उनके कारण जो है समस्या आने लगी गठबंधन के अंदर और बाईपास होने लगे मुख्यमंत्री। जो कुछ मंत्री हैं उनका ये हाल रहा कि वो अपनी ही पार्टी के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनको रिपोर्ट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अलग अलग पावर सेंटर बन गए। देवेंद्र फडणवीस के अलग, जो से बीजेपी वाले मान रहे हैं, यहाँ से शिंदे वाले अलग, जो एनसीपी पवार वाले अलग हैं। अब वैसे तो गठबंधन में है, लेकिन क्या होता है कि सत्ता में तो सभी है, और क्योंकि लगता है कि भाई हम तो सहयोग कर ही रहे हैं, तो सब में एक स्वतंत्र शासन की इच्छा जाग उठती है, शिंदे की पार्टी में भी और एनसीपी में भी, कि हम भी कैबिनेट में हैं, हमारी पार्टी भी गठबंधन में, तो हमारा अलग होना चाहिए, हमारी शक्तियां अलग होनी चाहिए, हम अपने नेता के लिए उत्तरदायी होंगे, हम फडणवीस के लिए उत्तरदायी क्यों हैं? आप पार्टी के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन आप फडणवीस सीएम के लिए जरूर उत्तरदायी हैं, और इस बात को याद रखना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या आ रही थी, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है और पिछले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी देखते हुए बदलाव कर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 166 जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच कामकाज के नियमों को बताता है, उनके नियमों को स्पष्ट करता है। तो ये इसी का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे, मंत्री क्या काम करेंगे, क्या अधिकार होंगे, क्या जिम्मेदारी होगी, और अब इस जिम्मेदारी को, इस अधिकार को और स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे कि अब होगा ये कि सबसे ज्यादा, वैसे तो मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती ही हैं, लेकिन अब अल्टीमेट शक्ति उनके पास होगी, वो चाहेंगे तो बदल सकेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री मनमानी कर सकते हैं, इसमें भी जनहित का वजह होनी चाहिए कि जनहित के कारण उन्होंने कोई फैसला पलटा या उसकी समीक्षा की, उन्हें इसका कारण भी बताना होगा। और साथ ही भाजपा ने इससे एक राजनीतिक संकेत भी दे दिया है। इस बीच एकनाथ शिंदे कई बार दिल्ली आए और इसमें देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी उन्होंने अपनी कुछ नाराजगी जाहिर की कि उनके जो उनकी मंत्री हैं, उनके डिपार्टमेंट है, उसमें दखल को लेकर उन्होंने शिकायत की। अब ये सरकार एक है, लेकिन ये 3 चलाना चाहते हैं। तो बीजेपी ने इसे देखते हुए कि ये चीजें जो है अब हद से आगे बढ़ सकती है, इससे नुकसान हो सकता है, तो इन्होंने एक पावर सेंटर बनाया और ये साफ तौर पर संकेत भी दे दिया कि देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी ही लीड कर रही है और उसकी लीडरशिप माननी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, आप देखिए कि भले ही गड़बड़ी किसी ने की हो, सवाल उठता है मुख्यमंत्री पर कि फडणवीस सरकार में घोटाला हुआ, फडणवीस सरकार में गड़बड़ियां हुई, जैसे कि केंद्र में अभी ऐसे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, नीट पेपर को लेकर आलोचना उनकी हो रही थी, लेकिन टारगेट कौन हो रहे थे? पीएम मोदी। मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है, मोदी सरकार में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जो विपक्ष टारगेट करता है वो मुख्य नेता को टारगेट करता है, मीडिया भी सवाल मुख्य नेता से पूछता है। तो जब जितनी जिम्मेदारी होती है मुख्य नेता के ऊपर और उसको दूसरों के भी सवालों का जवाब, दूसरों की भी गलतियों का जवाब देना पड़ता है, तो उसके पास अधिकार भी ज्यादा होने चाहिए। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में एक और डेवलपमेंट हुआ है, ये तो महायुति में है, महाविकास आघाड़ी में हुआ है। जिन शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे दोस्ती करते हुए चल रहे थे, जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान रहे थे, उसी एनसीपी एसपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता उड़ा लिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता वैसे तो अभी महायुति में जा रहे थे, बीजेपी की पार्टी में जाते हैं, शिंदे की पार्टी में जाते हैं, कुछ एनसीपी में भी जाते हैं, लेकिन अब तो एनसीपी एसपी ने भी खाली करना शुरू कर दिया है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को यह झटका ठाणे में दिया है, वो जगह जहां पहले ही उद्धव ठाकरे संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है। एक तरफ से एकनाथ शिंदे पीछे पड़े हुए हैं और अब जो है यहाँ एनसीपी एसपी भी कूद गई है। एनसीपी एसपी के बड़े नेता जितेंद्र अहवाड़ की उपस्थिति में उद्धव ठाकरे की पार्टी के संभागीय समन्वयक विपिन गहलोत सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ पार्टी छोड़कर चले गए और जितेंद्र अहवाड़ मौजूद थे। जितेंद्र अहवाड़ शरद पवार के करीबी बड़े नेता, कोई और नेता होता तो एक बार को कहा जाता कि निचले स्तर पर हो रहा है, लेकिन जितेंद्र अहवाड़ शामिल कर रहे हैं, यानी कि बड़े नेता शामिल होकर इसे महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं।
और विपिन गहलोत यहाँ पर अकेले नहीं गए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लेकर गए हैं। अब उद्धव ठाकरे यहाँ अघाड़ी में क्या करें? शरद पवार साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस पूछती नहीं है और चारों तरफ से हर कोई इनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को खाली करता जा रहा है, ले जाता जा रहा है। चारों तरफ से इनकी पार्टी खाली हो रही है। अभी तक तो ये शिंदे को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अब तो यहाँ शरद पवार भी कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे, इसलिए चुप्पी साधी हुई है। वैसे भी शरद पवार तो अब किस तरफ वो जाते हैं, इसी को लेकर संशय बना हुआ है कि कब वो विलय कर लें, कब वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, कब जो है अघाड़ी टूटकर सब बिखर ही जाए। और अभी भी टूटी हुई है, और ये तो एक संकेत है इस बात का कि अब कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन का कोई लिहाज नहीं है, सब अपने अपने में है और उद्धव ठाकरे अब इसमें अकेले पड़ चुके हैं। अब जहां महायुति एक पावर सेंटर बनाकर एकजुट करना चाहती है, इसका ये तरीका है, क्योंकि जब मुख्य नेता कमजोर रहता है तो पार्टी बिखरती है। अब इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एक पावर सेंटर जब बन गया तो उसे स्वीकार करना होता है। वहीं अगर हम अघाड़ी की बात करें तो अघाड़ी बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, और उसमें जो तीनों दल है सबकी अपनी ढपली, अपना राग चल रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।